सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज तो वैसे ओवरऑल सारा पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि क्या हो रहा है पंजाब से रिलेटेड इलेक्शंस में। 13 अहम हलकों के इलेक्शंस थे, 6 कौमी असम्बली के और 7 सूबाई असम्बली के। और अभी अगर आप ऐसे ऑब्ज़र्व करें तो एटलीस्ट 50% से ज़ायद गैर हतमी नताइज हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। हमारे रिपोर्टर भी इस वक्त फील्ड में हैं, लाहौर के NA 129 के हल्के से आपको आगाह करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान नकवी साहब जो ब्यूरो चीफ लाहौर है। डायनामिक्स देखेंगे कि आज का पूरा दिन गुजरा कैसे, क्योंकि ये जो एक इम्प्रेशन दे रही है नून लीग के एक मार्का है जो उन्होंने किया, और एग्जैक्टली ये लफ्ज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया, लेकिन कि वो मार्का आसान था PMLN के लिए। और अगर एक आसान बैटल ग्राउंड मिल भी गया, क्योंकि ये जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में ये इलेक्शंस हुए हैं, इसको बैटल फील्ड कहा जाता है इलेक्शंस की। और ये सेंट्रल पंजाब के बहुत अहम डिविजन्स और बहुत अहम हल्के कंसिडर किए जाते हैं। इतनी आसानी से अगर नून लीग की प्लेट में आए तो फैक्टर्स क्या थे और क्या ये सस्टेनेबिलिटी से आए नून लीग के पास? देयर आर मेनी पॉलिटिकल क्वेश्चंस जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रिजवान, थैंक यू, आप मुझे ज्वाइन करें। इसको हम सिंपल रखेंगे, ये एक तरह का बिला मुकाबला इलेक्शंस था, क्योंकि सही कह सकते हैं आप, चूँकि एक हेल्दी कंपटीशन नहीं था। सबसे जो बुनियादी बात कि PTI ने 13 मजमूई तौर पे हल्के हैं, जिनमें से 11 के अंदर बाइकाट की कॉल दे रखी थी कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। 2 हल्कों में जो है आज़ाद कैंडिडेट हैं, हरीपुर में और यहाँ पे लाहौर में NA 129 में। यहाँ पे जो है वो आज़ाद कैंडिडेट थे, लेकिन वो हमायती याफ्ता थे PTI के, और PTI के लोग उनकी कैंपेन करते हुए भी नज़र आए। लेकिन अगर लाहौर की बिलखसूस बात की जाए तो NA 129 जो कि PTI ने यके बाद दीगरे 2 मरतबा जीता, और जो आखिरी जनरल इलेक्शन हुए उसमें भी मियां अज़हर मरहूम जिनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई है, तो वो इसमें 1,03,000 के अराउंड वोट्स लेके जीते थे। लेकिन आज जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर्स को उस तरह से चार्ज करके बाहर लाने में कामयाब नज़र नहीं आई। रूटीन में भी ये होता है, ये एक फैक्ट है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनमें टर्नआउट जो है ये खासा कम होता है, लेकिन आज जो टर्नआउट था ये ज़्यादा गैर तसल्ली बख्श था, बहुत ज़्यादा कम था। इससे मज़ीद तफसील से बात करेंगे। खुर्रम मलिक मौजूद है NA 129 में। जी खुर्रम, बताइएगा, खुश तो हो रहे हैं PTI के वोटर्स, इनफैक्ट PMLN के वोटर्स ग्राउंड पे, और आप उस हवाले से रिपोर्ट भी करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि PTI के पास तो रीज़न है कि उनका वोटर बाहर क्यों नहीं आया। वो समझते हैं कि उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनके पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, लेकिन नून लीग का वोटर वो टर्न क्यों नहीं आया? जी बिल्कुल बतूल, सुबह से जो है वो कवरेज कर रहे हैं और NA 129 में मौजूद हैं, और सोडीवाल के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और लाहौर के जो 334 पोलिंग स्टेशन जो है वो NA 129 में जो है वो कायम किए गए थे, और जो कि तमाम जो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड वोट थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था। लेकिन सिचुएशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ दिखाई दी। सुबह से जो है वो वोटर्स का इंतज़ार किया जा रहा था। कैंप्स जो लगाए गए थे नून लीग की जानिब से और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से, वहाँ पर वोटर्स को जो है वो इंतज़ार में थे कि वोटर्स कब आएंगे और उसके बाद वोट कास्ट किया जाएगा। तो 12 बजे के बाद वोटर्स बाहर निकले हैं। कुछ बड़ी तादाद में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम तादाद में ही वोटर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल किया और वोट कास्ट किया है। तो आज सुबह 5 बजे पोलिंग का अमल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन इससे पहले मैं NA 129 के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि 334 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे, जिनमें तकरीबन 131 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के थे और 133 पोलिंग स्टेशन जो है वो उनको मर्द हजरात के लिए जो है वो मुख्तइस किया गया था। इसी तरह कंबाइन और जॉइंट जो पोलिंग स्टेशन थे वो 70 की तादाद थी, और जो कि 160 जो है वो एहसास थे, जबकि 174 इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे। जैसे रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए, क्योंकि पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, वोटर्स थे, वो अपने कैंप्स में मौजूद रहे, और दीगर जो जमातों के उम्मीदवार थे PTI के
हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान, उनके कैंप पर भी बड़ी तादाद में जो वोटर्स और सपोर्टर्स जो है वो दिखाई दी है। जैसे ही गिनती शुरू हुई उसके बाद यहाँ पर बाहर जो है वो हल्ला गुल्ला जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन अब ये बताइएगा कि डिफरेंस कितना है, क्योंकि कुछ देर पहले तक जब हम फॉलो कर रहे थे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आप बताइएगा कि कौन आगे और कौन पीछे। जी बतूल, बिल्कुल अभी मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान, वो 10,546 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर हैं और अभी तक 100 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 334 में से 100 जो पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट है उसमें हाफिज़ नोमान जो है 10,546, जबकि चौधरी अरसलान जो है वो 6,614 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि जाहिर है तकरीबन कोई 4500 का डिफरेंस जो है वो अभी तक वोट्स के हवाले से जो है वो निकला है। और यहाँ पर जैसे ही पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आउट होता है तो यहाँ जो कारकुनान आप मेरे अकब में देख सकती हैं कि किस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये सारे नून लीग के जाले हैं और इनके कैंप्स पर जो है डोल की थाप पर रक्स शुरू हो जाते हैं जैसे ही रिज़ल्ट आउट होता है। तमाम वेट कर रहे हैं पोलिंग स्टेशंस का जैसे जैसे रिजल्ट वसूल हो उसके बाद यहाँ पर जश्न का समा जो है वो उसकी तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं। क्योंकि हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान जो सोडीवाल के इलाके में जिस कैंप के बाहर हम मौजूद हैं यहाँ पर उनकी आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से उनके तकरीबन यहाँ पर 3 चक्कर जो है वो लग चुके हैं और यहाँ पर जो कारकुनान आपसे और भी तफसीलात लेंगे। जायशा शिराजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शिराजी साहब, आपके नज़दीक आज का इलेक्शन कितना इम्पैक्टफुल था? क्योंकि इलेक्शंस की एक्सरसाइज बहुत अहम होती है, लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि क्या उसमें सारे प्लेयर्स उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उसमें वोटर्स होते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि जो PMLN है वो भी बीइंग पार्टी उस तरह से एक्टिव नहीं थी। ये उनके लिए आसान मुकाबला था और PTI ने तो वैसे ही ग्राउंड ही छोड़ा हुआ है। तो क्या मतलब था आज के इलेक्शंस का आपके लिए? देखिए, मेरे ख्याल में हमेशा से ये होता रहा है, जो हुकूमतें जहाँ जहाँ शायद गवर्न करती हैं तो टिल्ट आवाम को उसी जाने में रहता है। अगर पंजाब के अगर हम देखें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि PMLN जो है वो जाहिर बात है उसको एज हासिल होगा, चाहे वो PTI उसके हवाले से प्रोटेस्ट करती है या इल्ज़ाम लगाती है। ये तो एक आम वतीरा है हमारे यहाँ सियासी जमातों का। जहाँ तक KP की बात करें तो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट हल्का है वो NA18, जो जनरल सेक्रेटरी है उमर अयूब साहब, उनकी नाअहली के बाद उनकी जो है अहलिया वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुकाबला है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स आ रहे हैं अगर आप देखें तो जो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ से उनके कैंडिडेट जीत रही हैं, शहनाज अयूब साहिबा, और दूसरी जो PMLN के बाबर नवाज हैं उनके जब सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा जाए तो वहाँ से उनकी जीत को दिखाया जा रहा है। बहरहाल अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में लोगों का रुझान बड़ा कम रहा है इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर। बेशक ये एक मोरूसी सीट है, कई तारों से फील्ड मार्शल अयूब खान और उनका ख़ानदान जो है वो जीतता रहा है ये सीटें, शायद सिवाय एक दफ़ा के। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो सुबह टर्न आउट इंतहाई कम था, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली नज़र आए, वो मोटिवेशन नज़र नहीं आई जिस तरह के हम देखते हैं कि आम इलेक्शन में। और जैसे इससे पहले हमने राना सनौला साहब को सुना कि वो कह रहे थे कि पंजाब में 18% टर्न आउट है, तो अगर 18% टर्न आउट के ऊपर तो इवन आपकी जो है ना वो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन के लॉस के मुताबिक के जो है शायद ये इलेक्शन किस हद तक जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तमाम एक लिटमस टेस्ट ज़रूर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। KP के अंदर अगर PTI हारती है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और अगर पंजाब के अंदर PMLN कोई एक आध सीट 2 सीटें हारती है तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक बड़ा झटका इस लिहाज से होगा कि ये ट्रेंड सेट करेगा। लेकिन विजिबली बाय इलेक्शन हमेशा लो टर्न आउट के साथ आते हैं, अवाम का जो है वो ज़्यादा उसके अंदर। ठीक है शाह साहब, आप साथ ही रहिएगा, मैं रिजवान को भी इसमें शामिल करना चाह रही हूँ और पोटेंशियल क्या हो सकता था इन इलेक्शंस का उसके ऊपर बात करते हैं। रिजवान, PTI मिस द अपॉर्चुनिटी ऑन कैपिटलाइजिंग दिस स्पेस के आप जाएं तो सही, वो एक प्रेशर दे सकते थे, कंपटीशन दे सकते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर कर सकते थे। जी देखें, PTI का जो वोटर है इस वजह से भी निकला नहीं है क्योंकि PTI का वोटर्स कंफ्यूज था। वो खुद उसको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे ले गए कि वोटर्स को पता ही नहीं चला कि हम बाइकाट पे हैं या हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हलकों में उन्होंने बाइकाट कर रखा था और सिर्फ 2 हलके थे जहाँ पे वो कैंपेन कर रहे थे। उनके आज़ाद, उनके हमायती याफ्ता हैं, वो कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन तो अली हमजा ने क्लियरली कहा कि हम कर ही नहीं रहे तो आप मत आएँ। जी, तो ये तो क्लियरली कहा उन्होंने।
बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये हालांकि गलत फैसला था कि आप एक इंतखाबी अमल का हिस्सा तो बने। आप पॉपुलैरिटी के हवाले से दावा करते हैं कि आप चूँकि पॉपुलर हैं पब्लिक के अंदर, तो आप आएँ और आके गवर्नमेंट को टफ टाइम दें। जो मुक़्तदर पार्टी है, जो भी आपके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट्स हैं, आएँ और आके कम से कम उस इंतखाबी अमल का हिस्सा तो बने। आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि इंतखाबी मैदान को उन्होंने खुद ही खाली छोड़ दिया, तो उसके बाद एक हेल्दी कंपटीशन नहीं बन पाया, जिसके बाद आपने देखा कि 15 से 20% के दरमियान जो है वो टर्नआउट देखने में आया है। और जो मुक़्तदर पार्टी है पंजाब की, अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून, वो भी अपने वोटर को बाहर निकालने में उस तरह से कामयाब नहीं हुए। जितने भी चलें वोटर्स निकले हैं, उसमें अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बिलखुसूस जो NA 1 to 9 के रिज़ल्ट्स हैं, उसमें अभी तक हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान जो हैं वो लीड कर रहे हैं। कुछ तकरीबन 4,500-5 हज़ार के वोट से वो आगे हैं अरसलान अहमद से। लेकिन सुबह के वक्त आप देखें तो 12 बजे तक मुस्लिम लीग नून के जो कैंप्स थे वो भी खाली पड़े हुए थे, उनके वर्कर्स नहीं निकले। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आज संडे था, लेकिन जब आपने प्रॉपर कैंपेन की हो, आपका काम सतह पे नज़र आता है और आप जब क्लेम करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, तो फिर तो ये है कि इतवार वाले दिन आपका वोटर जो है उसको चार्ज होना चाहिए था और उसको वहाँ पे लाइनें नज़र आनी चाहिए थी। और आखिरी टाइम तक आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब 10 से 15 मिनट रह गए थे पोलिंग का अमल ख़त्म होने में 5 बजे से पहले, उस वक्त तक भी इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे थे। उस तरह से लाइनें नज़र नहीं आई जिस तरह आखिरी टाइम के ऊपर आपको 1 घंटा जो होता है आखिरी, उसमें खासा रश लग जाता है और लोग जो हैं वो धक्कम पेल वाली सूरत हाल बन जाती है। आज ऐसी सूरत हाल कहीं पे भी देखने में नहीं आई। इसको कंटिन्यू करिए खुर्रम, आप अपना लास्ट कमेंट दीजिएगा, फिर माजिद निज़ामी की तरफ भी हम जाएंगे। खुर्रम, PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं वो किस हद तक एड्रेस हुए हैं इस इलेक्शंस को लेकर? जी बिल्कुल, PTI के जो उम्मीदवार यहाँ पर अभी कुछ देर कबल आज़म खान नियाज़ी जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप के बाहर मैं मौजूद हूँ, उनके साथ ही PTI का हमारा कैंप जो है वो यहाँ पर कायम है। तो उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा था। अभी कुछ देर कबल जो है वो जो PTI के MP हैं सूबाई असम्बली के मून चीमा, उनकी जानिब से एक वीडियो जो है वो जारी की गई है। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर जो है वो शिकायत की जा रही है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमें जो है वो वोट चेक करने नहीं दिए जा रहे हैं। वहाँ मुतलका जो SHOs हैं मौजूद हैं, वो PTI के वर्कर्स को और कारकुनान को और लीडरशिप को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। उनकी जानिब से क्लेम किया गया, जबकि अभी तक इस कोई हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके ज्वाइन करने से पहले रिजवान नकवी साहब जो हमारे कॉलीग हैं, बोल न्यूज़ को लाहौर से ऑफिस को हेड करते हैं, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 15% भी टर्नआउट नहीं लग रहा या इसके करीब है। और शिराजी साहब जो KP में हमारे चीफ हैं, उन्होंने कहा कि तकरीबन 18% है, और ये भी कहना है कि ये तो क्वालिफाई नहीं करते एक बेहतरीन इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन के लिए। जी बहुत शुक्रिया। उनकी दोनों ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इस तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि इतवार का मसला है या कोई इस तरह की और चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बुनियादी मामला ये है कि वो जो फाइट का पॉलिटिकल कल्चर था वो खासा डिक्लाइन की तरफ हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर, और हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, यूनियन काउंसिल लेवल पे उनके सपोर्टर्स जो हैं, वो जो इलेक्शन प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद उसकी जो शफाफियत है उसके हवाले से खासे कंफ्यूज हुए हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके खिलाफ हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन अभी भी है, लेकिन उसका जो नंबर है या उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत नीचे आ चुकी है। तो ये हमें अक्रॉस द पंजाब ये चीज़ देखने को मिली है, हरिपुर में भी देखने को मिली है कि यहाँ पर वो हल्के जहाँ पर हमने देखा कि पिछले साल इलेक्शन में 1-1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख के करीब लोगों ने वोट भी हासिल किए, वहां पर ये चीज देखने में नहीं आ रही कि वहां पर कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि ओवरऑल ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था ये बहुत डल रहा है, और इसके अंदर अवाम की, सियासी जमातों की नहीं, अवाम की जो शमूलियत है वो खासी कम हुई है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को और करना चाहिए। और एक जमाने में
90s में जब MQM कराची में होती थी, उस वक्त हम इलेक्शन धांधली की शिकायत करते थे। फिर उसके बाद जो बाइकाट की एक जो पॉलिटिक्स होती थी उसके अंदर भी हमें कई जो है वो इस तरह की शिकायत नजर आती थी। लेकिन ये जो लोगों की अदम शमूलियत है, मेरा ख्याल है कि ये एक संजीदा मसला है कि जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस जरूर करना चाहिए इस इलेक्शन के बाद। ठीक है शिराई साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि 2022 के जब इलेक्शंस हुए थे और पीटीआई के मुनर्रिफ अराकीन की सीट्स के ऊपर हुए, 15 सीटें पीटीआई ने ले ली सेंट्रल पंजाब से, बहुत बड़ी कामयाबी थी अदम एतमाद के बाद। उस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई ने इन इलेक्शंस को लेके कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई? और जो पोजीशन नून लीग ने लूज़ की थी उसको गेन करने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किया, और ना ही पीटीआई ने अपनी ऑलरेडी अचीव की हुई पोजीशन को सस्टेन करने के लिए कोई ख़ास इकदाम किया। दोनों ने कुछ नहीं किया। देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज लगती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स है। एक तो जाहिर बात है उनका तमाम तरह फोकस है वो अपने बानी को छुड़ाने के मामला के ऊपर, लेकिन देखें जिस तरीके से पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप नाकाम हुई है मोबिलाइज करने में अपने लोगों को। देखिए, केपी के अंदर आप उसको स्ट्रॉन्ग वोट समझते रहे और वहीं से शायद वो अपनी फोर्स जो है ना ड्रा करते रहे, लेकिन जब भी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन निकली, जब मार्च हुए, तो आपने देखा बेशक एक हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके उनको काउंटर भी किया गया, लीडर्स को जेलों में डाला गया। केपी के अंदर एक बड़ा फैक्टर ये था कि ये लोग मूव कर सकते थे, लेकिन और अगर आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को देखें, आप बार के इलेक्शंस को देखें, तो उसके अंदर भी पीटीआई को काफ़ी जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और बहुत सारे जो फ्रंट्स थे उसके ऊपर वो जो है नहीं जीत सकी। और खैर केपी के अंदर तो आप देखें एक इन्हें जो 18 की सीट है वो उम्मीद की जा सकती है कि उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी भी थे पार्टी के, या उनका ख़ानदानी और विरासती एक हल्का है, वहाँ से PMLN का जीतना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई अब लगती है बैकफुट पे एज फार एज इलेक्शन कंसर्न, और ख़ासतौर पर जो आपके बाय इलेक्शंस थे उसके अंदर उनकी कोई लीडरशिप की सिंसियर और सीरियस जो है तैयारी भी नज़र नहीं आई। एक तो मोबिलाइजेशन का इशू है, दूसरा इंटरनल रिफ्ट जो पीटीआई की लीडरशिप के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर लीडर जो है, चाहे वो वकला बरादरी से है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है पीटीआई का, या वो अपने आप को खान साहब का बड़ा करीबी समझता है, हर शख्स जो है वो इस वक्त अपने आप को जानशीन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा जो है ना वो एक डिमोरलाइजेशन वाला मामला पैदा किया पीटीआई के अंदर, और यही मुझे रीजन नजर आता है कि उन लोगों ने इस इलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया। 12 में से आप एक आध 2 हल्कों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक शायद पॉलिटिकल रिट्रीट नजर आती है। देखिए, स्ट्रीट पावर अपनी जगह पे, पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे। शाह साहब प्लीज, आई विल होल्ड यू हियर। माजिद, आपसे सवाल ये कि आपको लगता है कि PMLN को कुछ कौमी असम्बली में भी अददी बर्तरी हासिल होगी और उसकी बेस पे दे गोइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू? और रिजवान नकवी साहब ये बात कर रहे थे कि जो PMLN क्लेम करती है कि बहुत ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हैं तो सही, बिल्कुल हैं, लेकिन फिर उसकी वजह से तो वोटर को जोशो खरोश से बाहर निकलना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? ये दोनों चीज़ें। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसीलिए मैं इसको तहरीके इंसाफ तक महदूद नहीं कर रहा, क्योंकि पंजाब के अंदर तो PMLN की गवर्नमेंट है, वो कंफर्टेबल है। लेकिन जब हम एक एक हलके को देखते हैं, मिसाल के तौर पे चीचा वतनी के जो हलके हैं सूबाई और कौमी, हमें एक्टिविटी नजर नहीं आती। फैसलाबाद के अंदर हमें एक्टिविटी इसलिए नजर आती है कि एक जानिब पे जो नवाब शेर बसीर हैं वो पहले PDM के साथ रहे, इसी तरह अजमल चीमा PDM के साथ रहे सूबाई हलके में। वहाँ पे हमें एक्टिविटी इसलिए नजर आती है कि वहाँ पे ग्रुपिंग्स का इशू है, और वहाँ पे एग्जैक्ट वही हुआ कि थाने कचहरी का, गिरफ्तारियों का, पर्चों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो ये चीज हमें वहां पे नजर आती है। उसके अलावा सरगोदा का हल्का है या इवन मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, इसी तरह डेरा गाजी खान का जो हल्का है, वहां पर जहां पे तो लोकल ग्रुप्स एक्टिव थे, स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी आपस में सियासी मुखालफत थी, वहां पे तो हमें कोई एक्टिविटी नजर आई है। बाकी किसी भी हल्के में हमें हुकूमती जमात की जानिब से भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो ये वो एक मेरा ख्याल है कि कंसर्न होना चाहिए, एक लम्हा फिक्रिया है कि गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट का वर्कर क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, उसकी क्या वजूहात हैं। और वो शायद इसलिए नहीं हो रहा कि शायद वो ये समझते हैं कि हम इतने कंफर्टेबल हैं कि हमारे पोलिंग स्टेशन पर जाने से या ना जाने से वो खास फर्क नहीं पड़ेगा। और पंजाब के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी सीट पे वो अपसेट होगा। यहाँ पे तो क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर तहरीके इंसाफ के अंदर मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं,
तो दूसरी जानिब जो है वो कोई एक्टिविटी नजर आनी चाहिए थी, वहां पे भी नहीं आई। तो इसलिए ये जो ओवरऑल जो बाई इलेक्शन की एक्टिविटी हुई है आज के दिन, इसके ऊपर मजमूई तौर पर अवाम की जो अदम दिलचस्पी है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो उसको जब हम देखते हैं तो पता चलता है इवन मियां वाली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अपोजिशन लीडर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पर भी हमें कोई बड़ी नून लीग की तरफ से एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो इस तरह एक एक हल्का अगर आप सूबाई का या कौमी का डिस्कस करना शुरू करें तो हमें ये पता चलता है कि एक रूटीन मैटर से भी कम जो है ना वो उसकी कैंपेनिंग की गई है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ाम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। रिजवान, माजी में भी हमने देखा कि 1985 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बाइकआउट किया इलेक्शंस का, तो उसके बाद काफ़ी अरसे बाद जो बेनज़ीर की किताब थी रिकन्सिलिएशन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, इनफैक्ट उनकी आखिरी किताब है उनकी शहादत से पहले, उसमें भी उन्होंने ये क्लियरली कहा है और उनके कुछ इंटरव्यूज़ में भी कोट होता रहा कि वो फिर अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का बाइकआउट हो, क्योंकि उन्होंने ये रीज़न दी कि सिस्टम में फिर आपको रिप्लेस किया जाता रहा है। तो अब पीटीआई ने ये किया कि हरीपुर में तो इलेक्शन लड़ा और बाकी तो ये इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। देखिए, ये कतन जो है वो एक दानिशमंदाना फैसला नहीं होता, जिस तरह के मोहतरमा का आपने जिक्र किया, वो भी बाद में बार बार इस बात का दोहराती रही कि ये गलत एक फ़ैसला था जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। चूँकि आप अगर सिस्टम को बदलने की बात करते हैं तो आप सिस्टम के बाहर बैठ के सिस्टम को नहीं बदल सकते, आप सिस्टम का हिस्सा होते हुए सिस्टम के अंदर आके उसको बदलने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो एक जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि आज के इलेक्शन में उस तरह से गर्मजोशी नज़र ही नहीं आई, चूँकि एक हेल्दी कंपटीशन ही कोई नहीं था और शुरू में पीटीआई के वर्कर्स निकल नहीं रहे थे, चूँकि काफ़ी सारे हलकों में उन्होंने बाइकाट किया जो उनके हमायती याफ्ता या उन निस्बतन जिनकी एफिलिएशन माजी में पीटीआई के साथ रही, ऐसे कैंडिडेट थे, वो भी अपने वर्कर्स को जो पॉलिटिकल जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनका एतमाद गेन करने में नाकाम रहे। चूँकि आपने ख़ुद ही अनाउंसमेंट कर दी इलेक्शन से पहले कि हम इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं, हमारा इस इंतखाबी अमल के ऊपर अदम एतमाद है, हम एतमाद नहीं करते। अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट का मुजाहरा कर रहे हैं तो आप पूरे इंतखाबी अमल का बाइकाट करें। आप 2 हलकों में तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी 11 हलकों में उन्होंने वजह दी कि उमर अयूब की ख्वाहिश थी कि बाइकाट ना किया जाए, तो फिर इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी नहीं जो है आप तो निज़ाम को बदलने की बात करते हैं। आप अगर लोगों की ख्वाहिश के ऊपर या अपने जो कायदीन हैं उनकी ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फ़ैसला करेंगे तो ये तो एक जमहूरी रवैया नहीं है। आप तो जमहूर की बात करते हैं, आप तो आवाम को मजबूत करने के दावेदार हैं, तो आपको तो फिर एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर है, ना कि उमर अयूब साहब की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के आप डिसीजन लेंगे। ठीक है शाह साहब, एक तो ये भी बताइएगा कि पीटीआई ने हरीपुर में नहीं इसका बाइकआउट किया और बाकी हलकों में किया, तो इसका वोटर पे इस पर क्या असर पड़ेगा? वो कंफ्यूज होगा स्ट्रैटेजी को लेके या वो एनी हाउ कन्विंस्ड है कि जो उसकी लीडरशिप ने किया वो ठीक किया? और दूसरा ये बताइएगा कि जो एक पुरानी रिवलरी चलती आ रही है, तरबेला डैम बनाने के बाद जो 90,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए, उनके ड्यूज़ का मसला है, क्या ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और हो सकता है कि पीटीआई ना जीते? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की बात है तो इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई हमेशा अपनी पावर जो विड्रॉ करती रही है वो केपी को, जाहिर बात है पिछले 3 इलेक्शन वो यहाँ पे जीती है, और उमर अयूब साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जाहिर बात है पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और वो मेन मोहरा थे, जो कि बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि बिकॉज ऑफ इट्स एफिलिएशन विद मिलिट्री फैमिली तो वो शायद इमरान खान के बाद वो जानशीन रहेंगे तहरीक इंसाफ को। कुछ हल्कों के अंदर शायद एक तासुब भी दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्च के दौरान और फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो है ना उनको एक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से वो ऊपर आए, तो मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये भी था कि जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर इलेक्शन जरूर लड़ा जाना चाहिए था, उस पर वो विड्रा नहीं कर सकते थे। शायद एक फैक्टर ये भी है, साइकोलॉजिकली भी। दूसरा वो ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि स्टिल केपी स्ट्रांग होल्ड है पीटीआई का और वो यहाँ से जीतेंगे भी, और विजिबली जो नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पीएमएलएन हमेशा हमने देखा कि हज़ारा के अंदर उसके बड़ा इन्फ्लुएंस था, लेकिन टॉप लीडरशिप को उन्होंने खोया। लेकिन शाह साहब, पीटीआई ने 2022 के इलेक्शंस में बहुत अच्छा किया था, उनको वोट मिला था।
तो फिर वो ये सिर्फ कैसे समझ सकते हैं कि वो उनका हल्का है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तो जीते थे 15 सीटें, तो वो उसको क्यों नहीं किया? देखिए ओवरऑल तो वो तो क्लेम करते हैं, देखिए आप कुछ बहस में नहीं पड़ते कि फॉर्म 45, 47 वाली कहानी अगर हम दोबारा रिपीट करें तो देखिए जमातों का दावा होता है कि वो जीते हैं। बेशक एक पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका है, वो सही भी कहते होंगे बहुत सारे हलकों में। नहीं, ये फॉर्म 47 वाली इलेक्शंस नहीं है, ये वो वाली बहस नहीं है शाह साहब। में 2022 में मुनर्रिफ अराकीन के बाद जो सेंट्रल पंजाब में इलेक्शंस हुए थे उनकी बात करिए, जो तब तो गवर्नमेंट भी नहीं थी पीटीआई की पंजाब में। नहीं, इसमें देखिए पंजाब का मामला अपनी जगह पे, वो तो मान ही नहीं रहे ना। जब वो 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मान रहे तो उसका मतलब दे स्टिल फील कि वो एक सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की और उनकी हुकूमत आनी चाहिए। झगड़ा तो यही चल रहा है। लेकिन बेशक अगर आप यू आर नॉट ऑन वन पेज विद द सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, आप एक्सट्रीम तक झगड़े में चले गए हैं, आप यू आर नॉट कमिंग ऑन वन पेज, तो जाहिर बात है कि फिर उस सूरत में तो आप सिस्टम के ऊपर से नहीं चल सकते ना। देखिए आपने अब एक बात बड़ी हकीकतन हमें एडमिट कर लेनी चाहिए कि इस वक्त जब तक सिस्टम से जो पार्टी टकराएगी वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं कर सकती। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये पीएमएलएन को भी पता है, ये तहरीक इंसाफ को भी पता है। अब अभी यू हैव टू बी ऑन द वन पेज अगर आपने मुल्क का निजाम चलाना है। आप ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ सकते हैं, ना फौज के साथ लड़ सकते हैं, ये एक हकीकत है। दूसरा जो आप बात पूछ रही थी ना कि इनके आपस की जो बिकरेंगे है, देखिए बड़ा ओपनली विजिबल नजर आ रहा है। कई ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर। आप देखिए इस वक्त जिस तरीके से अली अमीन का डप्पू को हटाया गया, सोहेल अफरीदी आए, कल इलेक्शन कमीशन ने उनको भी नोटिस दिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई अगर है यूनाइटेड है तो एक शख्स के नाम पे जो कि बानी है। बाकी आप ओवरऑल देखें मेरे ख्याल में धड़े हैं, ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और वही मामला है जैसे बाकी सियासी जमातों का इख्तियारात की जंग है, पावर की जंग है। वो अब पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए वो आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रही जो कि वो शायद समझते थे कि इमरान खान लेके चले। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में बाकी पार्टियों की निस्बत बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। वकीलों का जो विंग है वो अपनी लड़ाई कर रहा है, जो डाई हार्ड पार्टी वर्कर्स उनका अपना झगड़ा है। अभी भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में आपको ओवरऑल केपी के अंदर भी नजर नहीं आएगा कि पार्टी एक पेज के ऊपर है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए ना तो जुनैद अकबर साहब कुछ कर सके, ना अली अमीन कुछ कर सके, ना उसके बाद आने वाले लोग कर रहे हैं। हाँ, एक काम उन्होंने किया कि मौजूदा सेटअप के अंदर हर पार्टी के टॉप लीडर ने अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ओहदे जरूर दिलवा दिए। तो दिस इज अगेन द सेम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसके खिलाफ पीटीआई लड़ती रही है, लेकिन आज वही रिश्तेदार, भाई, भतीजे, भांजे वो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि वो फील करते थे कि शायद जो मरूसी जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, वो उनके मसाइल का हल नहीं निकाल सकी। लेकिन आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी नहीं निकाल सकी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर आज जिस तरीके से लोग नहीं निकले, टर्न आउट कम हुआ है, एक फैक्टर ये भी है मेरे ख्याल में कि अब लोगों को भी इस सिस्टम के ऊपर दोबारा एतबार नहीं रहा। रिजवान क्या बहुत कैजुअली लिया इन दोनों जमातों ने इस एक्सरसाइज को, क्योंकि 2024 के बाद ये बड़ा इलेक्शन था, 13 सीटों पे था। आपने देखा होगा नून लीग भी उस तरह से कैंपेन करती नजर नहीं आई। तो वोटर की तो समझ आता है कि वो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, लेकिन पार्टियों ने क्यों, स्पेशली गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंस, या आपको लगता है कि सिस्टम चल रहा है? और कि नून लीग ये समझती है कि उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने इलेक्ट्रो बसेस चलाई, उन्होंने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दी, उन्होंने लैपटॉप स्कीम दी, उन्होंने बेतहाशा स्कीम्स दी। तो वो ये समझते हैं कि हमें परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर वोट करेगा हमारा जो वोटर है। लेकिन इस एतमाद के बावजूद और ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें होने के बावजूद भी महंगाई का फैक्टर है। आप देखें सब्ज़ियाँ, दालें, आम जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अशियाए खुरनोश हैं, उनके जो रेट्स हैं, जो महंगाई की बढ़ती हुई शरह है, आपने कल की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि महंगाई कहाँ पहुँच गई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं, उस हल्के की अगर बात की जाए बिलखुसूस लाहौर की, NA 1 to 9 की, तो ये लोअर मिडिल क्लास का हल्का है। वहाँ पे लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, यानी उस तरह से एलीट क्लास वहाँ पे नहीं है उस हल्के में। वो एक गुंजानबाद एरिया है। वहाँ के लोग जो हैं उनका ज़्यादा मसला जो है, उनकी सोच जो है, उनके ब्रेड एंड बटर से बाहर नहीं जा सकती। आपने उन लोगों के लिए महंगाई कम करने के लिए प्रैक्टिकली इक़दामात नहीं किए। आपने अगर चीज़ों के रेट जो है वो तयन कर दिया उसका, ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें मिलें, लेकिन आपकी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी है वो उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी, जिसकी वजह से आप काम करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अभी
इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो है वो एतमाद करते हुए नज़र नहीं आए। अच्छा रिजवान, एक और सवाल ये है कि पीटीआई ने शिकायत की कि लाहौर के हलके में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईम साहब, वो लेस्को के चेयरमैन रहे, उन्होंने अपने अमला भी बुलवा लिया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ऑलरेडी इतने कंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर था तो उन्हें करने की ज़रूरत क्या थी, और ये कितनी सदाकत है कि बाकी वो लेस्को की अमला लेके आए अपने प्रिजाइडिंग के लिए? ये हमाद अज़हर की जानिब से जो है वो कल से ही ट्वीट्स किए जा रहे थे, वो अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, और ऐसी बातें भी कर रहे थे कि जी सुई नादरन गैस का अमला जो है उसको प्रिजाइडिंग अमला में डाल दिया गया। अगर उनके पास ऐसी कोई सॉलिड नाम है तो उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें या रेलिवेंट फोरम्स के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें। जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर की गई बात की कोई उस तरह से क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, तो अगर ऐसी बात थी और अगर कहीं पे साबित होता है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाक़तन उन्होंने किसी सरकारी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अगर वो एक इदारे में बतौर चेयरमैन उसके बोर्ड में रहे हैं, तो अगर उसके लोग उन्होंने यहाँ पे प्रिजाइडिंग अमला में डाले हैं तो लाजमी तौर पे ये एक रिगिंग का अमल होता है। अगर ये बात ठीक है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर हैं तो ये रेलिवेंट फोरम पे बात करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर हाइप। शाह साहब, क्या आपको भी कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं क्या वहाँ पे भी? क्योंकि आपको याद है कि सोहेल अफरीदी ने स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई ऐसा करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पे तो पीटीआई को पंजाब में तो काफ़ी शिकायत आई हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में देखें उस दिन जो आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने जलसे के दौरान हरीपुर में क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन के हमले को, धमकियां भी दी कि वो कोर्स करते रहे, इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस NA-18 के इलेक्शन से पहले भी ये बात हुई और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया वज़ीर आला को, जिसको उन्होंने कंटेस्ट करने की जो है बात की है, अदालत में चैलेंज करने की बात की है। देखिए इन्फ्लुएंस हर जगह पे होता रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमेशा जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, चाहे सूबाई सतह के ऊपर या फेडरल सतह के ऊपर, गवर्नमेंट की मशीनरी उनके डिस्पोजल पे है, सरकारी मुलाजमीन उनके डिस्पोजल पे, लेकिन उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। आपके पास इलेक्शन कमीशन है, बेशक अगर आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे हमें ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो आप इलेक्शन ना लड़ें। आप कहते हैं जी ओवरऑल प्रोसेस ही फ्लॉड है तो फिर तो आप मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम का हिस्सा ना बने, फिर आप असेंबलियों में भी ना बैठे। लेकिन हमेशा से होता रहा है, ओवरऑल एक ट्रेंड यही रहा है कि जहाँ पे हुकूमत होती रही है वो मशीनरी भी इस्तेमाल करती है, वो प्रेशराइज भी करती है, वो कोर्स भी करती है। अब देखिए इवन जब धमकी की बात हुई तो बाकायदा बुलाया गया इलेक्शन कमीशन ने KP में IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया कि जनाब आप यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करेंगे इन NA-18 के अंदर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी है। तो देखिए मेरे ख्याल में देयर इज अ प्रोसीजर, जैसे कि आप बात कर रहे थे लाहौर की, मैं खुद 2 दिन पहले लाहौर में था और खासतौर पर उसी हल्के में जहाँ पे मियां नोमान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पोस्टर देखे, आम लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, तो उनका भी शायद यही कहना था कि ओवरऑल बेशक एडवर्टीजमेंट की हद तक, पब्लिसिटी की हद तक और कामों की हद तक जो कि पेपर वर्क है काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप एक आम आदमी, आप रेडी बान से पूछें, आप रिक्शा टैक्सी ड्राइवर से पूछते तो मेरे ख्याल उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए कुछ नहीं बदला, हमारी वही जिंदगी है, बड़ी मुश्किल है। जैसे कि हमारे साथी कह रहे थे कि जब किसी शख्स का ब्रेड एंड बटर पूरा नहीं होता, वो अपने बच्चों की फीस नहीं कर सकता, वो स्कूलों के अखराजात नहीं पूरे कर सकता, और इवन उसका जो डेली एक्सपेंसेस है वो नहीं पूरे कर सकता लाहौर जैसे शहर में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो शहर जो छोटे। ठीक है शाह साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे प्रोग्राम माइंड अप की तरफ लेके जाना है और आप लोगों के लिए एक अहम सवाल है। रिजवान, मौरूसियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आया। नॉर्मली जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस भी होते हैं तो उसमें भी एलिमेंट बहुत नुमायाँ होता है, लेकिन अब देखें कि 13-14 सीटें हैं तो उसमें भी आंसर बहुत नुमाया है, तो ये इट्स क्वाइट अलार्मिंग एज वेल। तलाल चौधरी के भाई, राना सनाउल्लाह के दामाद अतातार्ड के भाई, राजा रियाज के बेटे और मियाँ मनाजिर रांझा उनके बेटे, तो ये और भी बहुत सी मिसालें हैं। अब थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि उमर अयूब की अहलिया भी, लेकिन अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि तरक्की बहुत की है, तो यही कॉन्फिडेंस है। तो अगर तरक्की बहुत है तो फिर तो और बढ़ के नॉमिनेशंस होनी चाहिए, कैंडिडेट्स आने चाहिए, क्योंकि आपके नाम पे वोट पड़ जाएगा, शक्ल किसकी भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सही नहीं है मेरा ख्याल है, जो ये एलिमेंट है मौरूसियत का। जी ये देखें, जो भी मुक़्तदर पार्टी होती है वो बातें कहने करने की हद तक उसका जो फेस होता है वो कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। मुस्लिम लीग नून दावा तो करती है कि लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं, काम उनके नज़र आते हैं, उन्होंने काम किया। लाहौर के अंदर बात की जाए तो उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बनाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है वो बदल दिया। लेकिन
लोग ये कहते हैं कि पूरा पंजाब जो है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, आप बाकी जो अजला हैं उनकी भी बात करें। अभी चलें बाकी अजला में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए काम शुरू हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट से लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जलते। लोगों के लिए आप महंगाई कम करें, जो अशियाए ख़ुरनोश हैं, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लोगों को सस्ती मिलें, तो तब लोग आपके जो स्लोगन हैं उनको बाय करेंगे, तब आप पे इत्मीनान का इजहार करेंगे। तो बिल्कुल बात यही है कि जितने भी जो मरूसी जो नस्ल दर नस्ल ख़ानदान सियासत में हैं, आगे उनकी अगली नस्ल ही है जो कि अवाम के ऊपर रूल करने के लिए वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। चूँकि उनकी नब्ज़ है इस पूरे इंतखाबी उनकी नब्ज़ पे हाथ है कि इंतखाबी अमल में किस तरह से आपने विन करना है, आखिरी दिनों में आपने किस तरह से अपने वोटर का इत्मीनान गेन करना है और उसको निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके आना है। गो के मौजूदा जो आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें तो कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस तरह से अपने वर्कर्स को शाह साहब का भी इस पे आखिरी कमेंट लेना। शाह साहब आप बताइएगा, ये मौरूसियत का एलिमेंट है बहुत नुमाया, मेरे लिए तो डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। शादी कोई ख़ानदान है जिसमें कोई MNA MP ना पैदा हो हमारे मुल्क में। जी शाह साहब देखिए, एक अगर ऑब्जेक्टिव बात आप मेरी बीइंग एन ऑब्जर्वर बात करें तो देखिए आपका जो सियासी निज़ाम है वो अशराफिया के निज़ाम है। तमाम दुनिया के अंदर हमेशा पॉलिटिकल एलीट जो है, चाहे अमेरिका है चाहे बरतानिया है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप आम लोगों को नहीं छोड़ते। और जो पार्टियां जिस तरीके से हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप है तमाम पार्टीज के अंदर, मैं कहूँगा PTI के अंदर भी डिक्टेटरशिप बनती जा रही है। आप वही बात करेंगे कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनकी सेकंड टियर उनके भाई, उनके भांजे, भतीजे। सेम इज द केस विद पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, मजहबी जमातें आप देख लें, उनकी वही लीडरशिप है, उनके भाई, भतीजे, भांजे, भाभियां, मतलब दे आर ऑल रूलिंग। तो देखिए यहाँ एक क्लाउड बन गया है और शायद ये हक समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो तमाम जिंदगी हुकूमत करेंगे। आपका जो सियासी निज़ाम है। बहुत शुक्रिया शाह साहब और रिजवान, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।